स्वागत है आप सभी का बीपीएससी के अगले क्लास में। जैसे कि हम लोग कल कर रहे थे नदियों के बारे में, बिहार की अपवाह प्रणाली के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने नदियों के बारे में बात किया था। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ। जैसे कि हमने बात किया था बिहार की अगर नदियों के बारे में, ये बिहार की नदियों के बारे में हमने बात किया था कि गंगा नदी जो है वो बिहार के बीचों बीच से निकलती है। ठीक है। अब गंगा नदी में बहुत सारी सहायक नदियां हैं। जैसे सहायक नदियों में एक जिसके बारे में हमने चर्चा किया, हिमालय से आकर गंगा नदी में मिलने वाली नदियां, और दूसरा हमने चर्चा किया पठारी भाग से आकर गंगा नदी में मिलने वाली नदियां। ठीक है। इसमें सारे नदियों को हमने देखा था। जैसे हिमालय से आने वाली नदियों में सबसे पहले घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, इन सब के बारे में देखा था। ठीक है। उसके बाद पठारी भाग से आने वाली जो नदियाँ थी, इसमें कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, बदुआ, इन सब के बारे में भी बात किया था। इसके बाद हमने लिखना प्रारंभ किया था। लिखने में हमने गंगा नदी के बारे में पूरा डिटेल्स लिख लिया। ठीक है। इससे पहले हमने बिहार को 7 नदी क्षेत्रों में बांटकर भी देखा था। जैसे घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और कोसी महानंदा नदी क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखे थे पुनपुन सोन नदी क्षेत्र, कर्मनाशा सोन नदी क्षेत्र, फिर सोन पुनपुन नदी क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद पुनपुन सकरी नदी क्षेत्र, इनके बारे में भी हमने बात किया था। उसके बाद हम नदियों के बारे में डिटेल में लिख रहे थे, जिसमें हमने गंगा नदी के बारे में लिख लिया था, बूढ़ी गंडक इसके बारे में भी लिख लिया, बागमती के बारे में भी, कमला, कोसी तक हमने चर्चा कर लिया था। आज हमें चर्चा करना है महानंदा से। ठीक है। महानंदा के बारे में चर्चा करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर सोन, फल्गु, पुनपुन, सकरी, कर्मनाशा, इन सब नदियों के बारे में भी हम आज अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम महानंदा के बारे में। अगर बिहार में देखें तो बिहार की सबसे पूर्वी नदी है ये महानंदा। ठीक है। ये जो नदी है ये हिमालय से निकलकर बिहार के पूर्णिया, ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, इन सब जिलों में बहती है। ठीक है। कौन सा? पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर इसके बारे में पूरा हम डिटेल में देखें तो ये जो नदी है उत्तरी बिहार के मैदान में प्रवाहित होने वाली सबसे पूरब की नदी है। ठीक है। ये नदी है जो बिहार और बंगाल का कई जगहों पर, जैसे यहाँ सीमा बना रही है बिहार और बंगाल का। ठीक है। फिर यहाँ भी सीमा बना रही है, यानी कि ये जो नदी है महानंदा नदी, ये बिहार और बंगाल का कई जगहों पर सीमा का निर्धारण करती है। हिमालय से निकलकर बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिलों में प्रवाहित होते हुए गंगा में आकर मिल जाती है। ठीक है। पठारी प्रदेश की नदियाँ, जिनमें प्रमुख नदी सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, उत्तरी कोयल, अजय, धरोहर, बदुआ आदि है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद हम पठारी भागों के बारे में बात करेंगे। महानंदा के बारे में लिखिए कि यह उत्तरी बिहार के मैदान में सबसे पूरब की नदी है, जो कई जगहों पर बंगाल और बिहार का सीमा निर्धारण करती है। ठीक है। सीमा निर्धारण करती है। यह नदी
यह नदी हिमालय से निकलकर यह नदी हिमालय में ये भी महाभारत श्रेणी से ही निकलती है, तो ये भी लिख लीजिए। यह नदी हिमालय में महाभारत श्रेणी से निकलकर बिहार के पूर्णिया और कटिहार जिले में प्रवाहित होते हुए गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब टाइटल डालिए। पठारी भाग से आकर गंगा नदी में मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, या फिर टाइटल में ये भी डाल सकते हैं कि पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले लिखिए कर्मनाशा। ठीक है, सबसे पहले है ये दक्षिणी बिहार के मैदान में सबसे पश्चिम भाग में बहने वाली नदी है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा का मतलब होता है कर्म का नाश करने वाली, यानी कि इस नदी को अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, संबोधित किया जाता है। ठीक है, कर्मनाशा नदी को। ये जो नदी है ये विंध्याचल की पहाड़ियों से, ये सारी नदियाँ जो है वो पठारी भाग से आएगी, तो ये जो नदी है कर्मनाशा ये विंध्याचल के पठारी भाग से, ठीक है, एक जगह है सरोदाग कैमूर में है, वहाँ से निकलती है ये। ठीक है, और चौसा के पास यहाँ पर एक जगह है चौसा, यहाँ आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, प्रश्न नदियों से इस प्रकार बने हुए हैं, अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें कि जगह का नाम दे देता है और प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो इस जगह पर आकर गंगा नदी से मिलती है। 2-3 प्रश्न यहाँ से आ चुके हैं, इसलिए ये सारे फैक्ट हमें पता होना चाहिए। तो ये जो नदी है ये चौसा के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है, और इसको धार्मिक दृष्टि से हम अपवित्र नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारी नदी सोन। ठीक है, इस नदी को हम हिरण्यवाह या फिर सोनभद्र नदी के नाम से भी जानते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की नदियां हैं, वैसे ही दक्षिणी बिहार के मैदान में सोन नदी जो है दक्षिणी बिहार के मैदान की मुख्य नदी है। ठीक है, सबसे प्रमुख नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक वहाँ से ये निकलती है। ठीक है, अमरकंटक से मध्य प्रदेश से सोन नदी निकलती है। ये जहाँ से निकलती है, ये नदी जहाँ से निकलती है वहीं से नर्मदा और महानदी, ठीक है, भारत के मैप पर देखेंगे नर्मदा और महानदी, वो नदियाँ भी वहीं से निकलती है अमरकंटक से। ठीक है, ये जो नदी है ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अगर इस नदी की बात करें तो ये नदी मध्य प्रदेश, फिर झारखंड और फिर बिहार में प्रवाहित होती है। ठीक है, इसकी अगर कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई इसकी 784 किलोमीटर है, जिसमें से 202 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है वो बिहार में प्रवाहित होती है। ठीक है, जब मैं भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा रहा था तभी बताया था कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बहुत ही कम वर्षा होती है, यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर खेती उतना अच्छा नहीं हो सकता है। तो इन्हीं खेती को सही से करने के लिए सोन नदी पर नहरों का निर्माण करके इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था की गई है।
ठीक है। तो जब लिखेंगे इसको बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। सोन नदी पर ही डेहरी बांध का निर्माण किया गया है और वहीं से नहर निकालकर सिंचाई व्यवस्था किया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद है हमारी फल्गु नदी, ठीक है। पुनपुन है पहले, तो पुनपुन के बारे में देख लेते हैं। पुनपुन नदी जो है ये एक मौसमी नदी है, यानी कि इसमें हर वर्ष उतना पानी नहीं होता है। ये कुछ महीनों के लिए सूख जाती है, पानी कम हो जाता है। जब वर्षा का मौसम आता है तो इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, यानी कि ये क्या है, मौसमी नदी है, ठीक है। इस नदी को हम कीकट या फिर वमा गधी के नाम से भी जानते हैं, कीकट या फिर वमा गधी। ये जो है नदी झारखंड में एक जगह है पलामू, ठीक है, झारखंड में जगह है पलामू, वहीं पर एक चौराहा पहाड़ी क्षेत्र है, चौराहा पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ से ये नदी निकलती है और फतुहा के पास, ठीक है, फतुहा के पास आकर बिहार में फतुहा के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारी फल्गु नदी। तो फल्गु नदी की बात करें तो ये जो नदी है ये भी हमारी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये भी कई धाराओं में निकलती है, ठीक है, बहुत सारी धाराओं में निकलती है, जिसमें से इसकी जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा को निरंजना नाम से हम जानते हैं, ठीक है। ये भी प्रश्न आया हुआ है कि निरंजना किस नदी की धारा है, तो कौन सी नदी की है, फल्गु की, ठीक है। ये जो नदी है बोध गया के पास मुहाने नामक नदी में आकर मिल जाती है, ठीक है, मुहाने नामक नदी में आकर मिल जाती है। जो निरंजना की बात की तो निरंजना इतिहास में फेमस है और निरंजना नदी के तट पर ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये फेमस है। अगर फल्गु नदी की भी बात करें तो ये भी मौसमी नदी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद एक नदी है अजय, इसमें उतना दर्शाया नहीं गया है, तो अजय के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अजय नदी जमुई जिले के दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर बटबाड़ से निकलती है। यह नदी बिहार के झारखंड में देवघर जिला में प्रवेश करती है। इसे अजयावती या अजमती नाम से भी जाना जाता है। यह नदी पूर्व एवं दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल में प्रवेश कर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ हो गई। इसके बाद एक नदी है प्रमुख नदी किऊल नदी, जो दक्षिण बिहार के मैदान की प्रमुख नदियों में जिसकी गिनती की जाती है। किऊल नदी जो है वो हजारीबाग का पठार है, झारखंड में हजारीबाग का पठार, यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और बिहार में जमुई जिला में एक जगह है सत पहाड़ी, ठीक है, सत पहाड़ी के पास ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। अगर इसकी सहायक नदियों में देखें तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिनमें बरनर, अंजन, हरोहर, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। लखीसराय के सूर्यगढ़ा के पास ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी इतनी नदियां हैं दक्षिण बिहार के मैदान की। इसके साथ साथ एक और भी नदी है चानन नदी, उतना फेमस नहीं है, इसको पंचानन के नाम से जाना जाता है, लेकिन बोलते बोलते लोगों ने उसमें से पन हटा दिया, केवल चानन नाम से ही संबोधित करते हैं। पंचानन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 5 धाराओं के मिलने के बाद इस नदी का निर्माण होता है। ये उतनी फेमस नदी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक बार हम लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं सबके बारे में बारी बारी से। सबसे पहले टाइटल डालिए आप कर्मनाशा, ठीक है, कर्मनाशा। चलिए लिखिएगा। यह नदी विंध्याचल की पहाड़ियों में
विंध्याचल के पहाड़ियों में सरोदाग से निकलकर चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। चौसा के पास गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा का मतलब कर्म का नाश करने वाला होता है। कर्म का नाश करने वाला होता है, जिसको हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र या फिर अशुभ माना जाता है। अपवित्र या फिर अशुभ माना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगली नदी के बारे में लिखिए। सोन, टाइटल डालिएगा सोन। ये रही सोन। ठीक है, अभी हमने बात किया था सोन। लिखिएगा, यह नदी दक्षिण बिहार की सबसे प्रमुख नदी है, जिसे सोनभद्र और हिरण्यवाह के नाम से भी जानते हैं। सोनभद्र और हिरण्यवाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश और झारखंड में प्रवाहित होते हुए बिहार के रोहतास जिला में प्रवेश करती है। यह नदी दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह नदी दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, आगे लिखिए। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। 784 किलोमीटर है, जिसमें 202 किलोमीटर बिहार में प्रवाहित होती है। ठीक है, आगे लिखिए। इसी नदी पर सर्वप्रथम 1873-74 में
1873-74 में डेहरी का निर्माण किया गया था। डेहरी का निर्माण किया गया था। बाद में इस नदी पर इंद्रपुरी बराज का निर्माण 1968 में किया गया। 1968 में किया गया। अब नदी की बात कर रहे हैं तो इस पर जो पुल बनाए जाते हैं तो पुल के बारे में भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, इस नदी पर रेल सह सड़क पुल बनाया गया है। जैसे हमारा अभी जो डोंडी बाग का जो पुल था, ठीक है, वो बनाया गया, तो उससे रिलेटेड ये भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इस पर एक रेल सह सड़क पुल का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो लिखिए आरा के पास कोई लवर में, ठीक है, असम में डोंडी पुल का निर्माण किया गया था जो रेल सह सड़क पुल है, यानी कि उस पर रेल भी चलती है और गाड़ियाँ बस भी चलती है, वैसे ही इस पर भी बनाया गया है। तो लिखिए आरा के पास कोई लवर में 1440 मीटर लंबा रेल सह सड़क पुल का निर्माण 1862 ईस्वी में सोन नदी पर किया गया, जिसका वर्तमान नाम अब्दुल बारी पुल है। ठीक है, चलिए इसके आगे हमारी नदी है पुनपुन। ठीक है, तो पुनपुन टाइटल डालिए और इसके बारे में लिखिए। पुनपुन यह नदी एक मौसमी नदी है। यह नदी एक मौसमी नदी है जो कीकट और बमागधी के नाम से भी जानी जाती है। जो कीकट और वमागधी के नाम से भी जानी जाती है। यह नदी झारखंड के पलामू जिला के चौराहा पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर बिहार के औरंगाबाद, अरवल तथा पटना जिले में गंगा के समानांतर प्रवाहित होते हुए फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में दरधा, मादर, रामरेखा, धोबा, आद्री, मोरहर, पुनपुन आदि प्रमुख है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप लिखिए फल्गु नदी।
फल्गु नदी। लिखिएगा, यह नदी छोटा नागपुर के पठार से कई धाराओं में निकलती है, जिसमें से या फिर जिसमें निरंजना मुख्य धारा है, जिसमें निरंजना मुख्य धारा है। बोध गया के पास इसमें मुहाने नामक नदी मिलती है, जिसके बाद से इसे फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। जिसके बाद से इसे फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। ये सभी नदियाँ भी मौसमी नदी है। गौतम बुद्ध वाला पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुई थी। गया में इस नदी के तट पर पितृपक्ष का मेला लगता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को पिंडदान करते हैं। जहानाबाद जिला में बराबर पहाड़ी के पास यह नदी दो शाखाओं में बट जाती है तथा आगे चलकर यह अनेक शाखाओं में बट जाती है, यथा भूतही, कररुआ, महतवाइन, लोकायन आदि। ठीक है, हमारा हो गया फल्गु। इसके बाद लिख लीजिए अजय। इसके बारे में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। उतनी महत्वपूर्ण नदी नहीं है, परंतु बिहार में है तो थोड़ा सा जानना पड़ेगा। लिखिए अजय। यह नदी जमुई जिले के दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर बटबाड़ से निकलती है, जो बिहार से झारखंड में देवघर जिले में प्रवेश करती है।
यह नदी पूरब एवं दक्षिण दिशा की ओर, यह नदी पूरब एवं दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल में प्रवेश कर गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखिए सकरी नदी। ठीक है, एक क्षेत्र हमने बांटा था, कौन सा? फल्गु सकरी क्षेत्र। ठीक है, चलिए लिखिए। इस नदी का उद्गम स्थल झारखंड के छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग जिसे हजारीबाग पठार के नाम से भी जानते हैं, है। ठीक है, उत्तरी भाग है। यह नदी बिहार के गया, पटना, नवादा और मुंगेर में प्रवाहित होते हुए गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए आप क्यूल नदी। क्यूल, यह नदी हजारीबाग के पठार से निकलती है, तथा बिहार में जमुई जिले के सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है तथा लखीसराय जिला के पास सूर्यगढ़ा के पास, ठीक है, लखीसराय के सूर्यगढ़ा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये हो गए हमारे सारे नदियों के बारे में। पूरे इतने ज़्यादा डिटेल्स है कि कहीं से भी प्रश्न आएगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है, सारे डिटेल्स में कर लिए, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ आकर गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, सब कुछ हो गया, कुछ भी बाकी नहीं है। ठीक है, एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं कि किस किस नदी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा गंगा नदी के बारे में, जो उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है, ये हमने बात किया था। फिर गंडक नदी के बारे में बात किया कि ये अन्नपूर्णा श्रेणी के दो जगह है, मानंग मतांग और कुतांग, इनके मध्य से निकलती है और पटना के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया घाघरा सरयू नदी के बारे में। ठीक है, जो नाम्फा श्रेणी है नेपाल में, नाम्फा श्रेणी वहाँ से निकलती है और छपरा के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? घाघरा। ठीक है, गंडक की बात कर लिया हमने। उसके बाद है बूढ़ी गंडक, जो सोमेश्वर श्रेणी में एक जगह है चौतरवा चौर। ठीक है, विशंभरपुर के पास जगह है चौतरवा चौर, वहाँ से निकलती है और खगड़िया के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने बागमती के बारे में बात किया। बागमती जो नदी है वो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और बूढ़ी गंडक में आकर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने कमला नदी के बारे में बात किया, जो
महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और कोसी नदी में आकर मिल जाती है। इसके बाद हमने कोसी नदी के बारे में बात किया, जो सप्तकोशिकी, ठीक है, सप्तकोशिकी नेपाल में जगह है गोसाई स्थान सप्तकोशिकी, वहाँ से निकलती है और कुशरेला के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ये सारी बातें हमने कल किया था। उसके बाद महानंदा जो है महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और मनिहारी कटिहार जिले में एक जगह है मनिहारी, वहाँ पर आकर गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया सोन के बारे में, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से निकलती है और गंगा नदी में दानापुर एक जगह है, दानापुर, ठीक है, दानापुर और मनेर 2 जगह है, इन दोनों के बीच में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद हमने बात किया पुनपुन के बारे में। पुनपुन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, पलामू जिला से निकलती है, ठीक है, फिर फतुहा के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद हमने कर्मनाशा के बारे में बात किया, जो सारोदाग कैमूर से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने फल्गु की बात की, जो छोटा नागपुर के पठार यानी कि हजारीबाग से निकलती है और टाल क्षेत्र में आकर विलीन हो जाती है, ठीक है, टाल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। उसके बाद हमने अजय के बारे में बात कर लिया, जो बटबार जमुई से निकलती है और बंगाल में जाकर गंगा से मिल जाती है। ये सारी नदियों के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में चर्चा कर लिया है, ठीक है। इसके बाद हम अपवाह प्रणाली कर रहे हैं। अपवाह प्रणाली में हमने क्या डिफिनीशन दिया था कि जो नदी है, नदी के साथ साथ जो कुछ जलप्रपात होते हैं, इन सबको भी हम अपवाह प्रणाली में शामिल करते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा डिफिनीशन था अपवाह प्रणाली के, जो मैंने बताया था कि अपवाह तंत्र का तात्पर्य वैसे नदी तंत्र से है जिसका निर्माण सतही जलधाराओं, नदी, झील आदि द्वारा ढाल विशेष का अनुसरण करते हुए किया जाता है, वैसे तंत्र को हम अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। तो हमने नदियों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बिहार में कुछ गर्म कुंड पाए जाते हैं, ठीक है, गर्म कुंड जहाँ पे गर्म पानी निकलते रहते हैं हमेशा के लिए, तो इसके बारे में हमें जानना आवश्यक है, ठीक है। तो बहुत सारे गर्म कुंड मिलते हैं जिसे हम सोते भी बोलते हैं, सोते, ठीक है, गर्म जल के सोते या फिर कुंड, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो गया, नालंदा और मुंगेर में बहुत सारे सोते पाए जाते हैं। सोते क्या है? ये जो है प्राकृतिक जल के वैसे स्थल हैं जहाँ जल जो है भूगर्भ से ऑटोमेटिक स्वतः बाहर निकलते रहता है, उसी को हम सोते या फिर कुंड बोलते हैं, ठीक है। तो बिहार में ऐसे सोते गर्म जल के बहुत सारे हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो जल है ये गर्म क्यों होता है, ठीक है। ये जो जल है वो भौगर्भिक जल है, भूपर्पटी से निकलती है, इसलिए ये जल गर्म होता है, ठीक है। इस जल की अगर तापमान की बात करें तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 सेंटीग्रेड के बीच रहता है, ठीक है। गर्म के जल होने का जो कारण माना जाता है वो मृत ज्वालामुखी का मुख और रेडियो एक्टिव खनिज को माना जाता है, जिस मतलब बोला जाता है कि इसी की वजह से जो है ये जो जल है वो गर्म होता है। इस जल में पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण और गंधक पाए जाते हैं। बिहार में गर्म जल का प्रमुख केंद्र की अगर बात करें तो राजगीर और मुंगेर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा गर्म जल पाया जाता है, ठीक है। इन जल कुंडों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ के जल साल भर तापमान में लगभग एक समान ही रहता है, चाहे गर्मी का मौसम हो या फिर ठंडी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, हमेशा इस जल का तापमान समान ही बना रहता है, ठीक है। राजगीर में स्थित प्रमुख जो गर्म जल कुंड है, ठीक है, उसमें सप्तधारा, ठीक है, जिसे भोजपुरी में हम सतधरवा के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है। तो सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, मखदूम कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, ये सारे जो कुंड हैं ये कहाँ अवस्थित है? राजगीर में। उसके बाद राजगीर स्थित बिहार में सर्वाधिक गर्म जल कुंड है, ठीक है, वो कौन सा है? ब्रह्म कुंड, जिसका तापमान 870 सेंटीग्रेड है, जबकि अन्य जो जलकुंड है उनका तापमान 700 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, ठीक है। तो बिहार में सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? ब्रह्म कुंड, ठीक है। प्रश्न यहाँ से भी बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ हमने राजगीर की बात कर ली, उसके बाद मुंगेर की बात करते हैं। मुंगेर में स्थित गर्म जल का कुंड मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? खड़गपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर मुंगेर में गर्म जल के सोते या फिर कुंड पाए जाते हैं। यहाँ के अगर जो प्रमुख जल कुंड है, गर्म जल कुंड है, अगर उसकी बात करें तो उसका नाम क्या है? सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, ठीक है, लक्ष्मीश्वर कुंड, भीम बांध, श्रृंगार ऋषि कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड आदि, ठीक है। लक्ष्मण कुंड बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है, ठीक है। लक्ष्मण कुंड, इसका जो तापमान है वो लगभग 620 सेंटीग्रेड रहता है। सबसे जो सर्वाधिक गर्म कुंड कौन सा है? सर्वाधिक अभी हमने बात किया था, सर्वाधिक कौन सा है? ब्रह्म कुंड, ठीक है, ब्रह्म कुंड, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इसके बारे में आप लोग लिख लीजिए एक बार, टाइटल डालिए गर्म जलकुंड, ठीक है। गर्म जलकुंड या फिर सोते, ठीक है, टाइटल में भी डाल लीजिएगा गर्म जलकुंड या फिर सोते। डिफिनीशन लिखिए, ये कुंड प्राकृतिक जल के वैसे स्थल होते हैं जहां जल भूगर्भ से स्वतः ही बाहर आता है। यह भौगर्भिक गर्म जल भूपर्पटी से निकलती है, जिनका तापमान 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 सेंटीग्रेड के बीच रहता है, 700 सेंटीग्रेड के बीच रहता है। गर्म जल होने के कारण मृत ज्वालामुखी का मुख तथा रेडियो एक्टिव खनिज है। इस जल में पर्याप्त मात्रा में खनिज, लवण एवं गंधक आदि पाए जाते हैं। बिहार में गर्म जल के प्रमुख केंद्रों में राजगीर तथा मुंगेर हैं। इन जल कुंडों की प्रमुख विशेषता यह है कि वर्ष भर
इस जल का तापमान वर्ष भर, इस जल का तापमान एक समान ही रहता है, एक समान ही रहता है। इसके आगे लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। राजगीर में स्थित प्रमुख गर्म जल कुंड सप्तधारा, प्रमुख गर्म जल कुंड सप्तधारा ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड आदि हैं, गोमुख कुंड आदि हैं। राजगीर स्थित बिहार में, राजगीर स्थित बिहार में सर्वाधिक गर्म जल, सर्वाधिक गर्म जल ब्रह्मकुंड का है, ब्रह्मकुंड का है, जिसका तापमान, जिसका तापमान 870 सेंटीग्रेड है, 870 सेंटीग्रेड है। ठीक है, पैराग्राफ बदल के अगले वाले के बारे में लिख लीजिए। मुंगेर में स्थित, मुंगेर में स्थित जल कुंडों में या फिर ऐसे लिखिए, मुंगेर में स्थित जल कुंड, मुंगेर में स्थित जल कुंड मुख्यतः खड़गपुर की पहाड़ियों में स्थित है, खड़गपुर की पहाड़ियों में स्थित है। जिनमें सीताकुंड, सीताकुंड, रामेश्वर कुंड, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड, पंचतर कुंड, भरारी कुंड आदि हैं। लक्ष्मण कुंड बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है, लक्ष्मण कुंड बिहार का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है। ठीक है, इसके साथ ही गया में भी एक मिलता है, गया में जो कुंड मिलता है वो अग्नि कुंड है, तो ये भी मेंशन कर लीजिए। गया में पाया जाने वाला कुंड अग्नि कुंड। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे कुंड जो भी बिहार में गर्म कुंड पाए जाते हैं। अब इसके साथ ही हम जल से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, तो जल प्रपात के बारे में भी लिख लेते हैं। जल प्रपात, टाइटल डालिए जल प्रपात। ठीक है, अगर जल प्रपात की बात करें तो जल प्रपात वैसी भौगोलिक स्थिति को कहते हैं जहां नदी पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्र से तीव्र ढाल के सहारे नीचे उतरती है। ठीक है, जल प्रपात वैसी भौगोलिक स्थिति को कहते हैं जहां नदी पर्वतीय अथवा, ठीक है, पर्वतीय अथवा पठारी क्षेत्र से तीव्र ढाल के सहारे नीचे उतरती है, वैसे भौगोलिक स्थिति को हम जल प्रपात के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, अगर बिहार में जल प्रपात की बात करें तो
कहाँ पाए जाएंगे? सीमांत पठारी क्षेत्रों में, जैसे रोहतास, कैमूर, गया, नवादा आदि ये सब जिले हैं, यहाँ पर जलप्रपात पाए जाते हैं। बिहार के सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात के बारे में बात करें तो ककोलत जलप्रपात, जो ककोलत पहाड़ी नवादा में है, वहाँ पर अवस्थित है ककोलत जलप्रपात। ठीक है, यह नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में, ठीक है, नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसकी ऊंचाई 47 किलोमीटर, अगर फीट में बात करें तो 160 फीट के आसपास जाएगा, 47 मीटर है। लेकिन मुख्य जो प्रपात है, प्रपात जो मुख्य है वो, उसकी ऊंचाई 24 मीटर तक है। ठीक है, 24 मीटर, अगर फीट में इसकी बात करें तो लगभग 80 फीट के आसपास जाएगा। ठीक है, कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के मिलने से, 7 धाराओं के मिलने से ककोलत जल प्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, ककोलत जलप्रपात का 7 धाराओं के मिलने से निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद कनहरी नदी द्वारा एक जलप्रपात है सुखलदरी जलप्रपात। ठीक है, जो कनहरी नदी द्वारा निर्मित है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ताराचंडी पहाड़ी, रोहतास में कांव नदी पर धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात ताराचंडी पहाड़ी रोहतास में है, वहाँ पर एक नदी है कांव नदी, वहाँ पर धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है। उसके बाद और भी है दुर्गावती जलप्रपात। ठीक है, ये रोहतास जिला के छान पापर नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 90 मीटर है। और अन्य अगर दूसरे की बात करें तो एक और है जियार खुंड जलप्रपात। जियार खुंड जलप्रपात जो भोजपुर जिला में फुलवरिया नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इतने जलप्रपात प्रमुख है बिहार के, तो ये सारे चीज़ आप लोग मेंशन कर लीजिए। ठीक है, टाइटल डालिए जलप्रपात, जलप्रपात। ठीक है, इसका पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि जलप्रपात वैसी भौगोलिक स्थिति को कहते हैं, जलप्रपात वैसी भौगोलिक स्थिति को कहते हैं जहां नदी पर्वतीय क्षेत्र अथवा पठारी क्षेत्र, जहां नदी पर्वतीय क्षेत्र अथवा पठारी क्षेत्र में तीव्र ढाल के सहारे नीचे उतरती है। बिहार में जलप्रपात मूलतः सीमांत पठारी क्षेत्रों में रोहतास, कैमूर, गया और नवादा आदि जिलों में अवस्थित है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। बिहार का सबसे प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात नवादा में ककोलत पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 47 मीटर है, लेकिन मुख्य प्रपात की ऊंचाई 24 मीटर है। 24 मीटर है। ककोलत जलप्रपात का निर्माण कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के मिलने से होता है। 7 धाराओं के मिलने से होता है। ठीक है, उसके बाद लिखिए
सूखलदरी जलप्रपात का निर्माण, सूखलदरी जलप्रपात का निर्माण, सूखलदरी जलप्रपात का निर्माण कनहर नदी पर हुआ है, कनहर नदी पर हुआ है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, स्थित है। ताराचंडी पहाड़ी, ताराचंडी पहाड़ी रोहतास में कांव नदी पर, कांव नदी पर धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है, धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है। रोहतास जिला के, रोहतास जिला के छान पापर नामक स्थान पर, छान पापर नामक स्थान पर दुर्गावती जलप्रपात स्थित है, दुर्गावती जलप्रपात स्थित है, जिसकी ऊंचाई 90 मीटर के आसपास है, 90 मीटर के आसपास है। ठीक है। इसके बाद कुछ अन्य भी हैं। अन्य जलप्रपातों में, अन्य जलप्रपातों में भोजपुर जिला में, भोजपुर जिला में फुलवरिया नदी पर, फुलवरिया नदी पर जियारखुंड जलप्रपात, जियारखुंड जलप्रपात प्रमुख है, प्रमुख है। ठीक है। तो आज हमने इतना कुछ किया। नदियाँ हमारी पूरी हो गई, गर्म जलकुंड पूरा हो गया, जलप्रपात भी हो गया। ठीक है। इसके बाद समय समाप्त होने वाला है, तो कल जो हम करने वाले हैं, कल हम करेंगे सबसे पहले झील। ठीक है। बिहार में जितने भी झील हैं उसके बारे में करेंगे। बिहार में जो भी झील पाई जाती है वो मुख्यतः गोखुर झील है। ठीक है। गोखुर झील यानी कि जब नदियाँ अपना रास्ता बदल लेती है तो जो पहले उसका रास्ता होता है उसमें जल भर जाता है और उसी जल से झीलों का निर्माण हुआ है। तो कल इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। झील के बाद हम बिहार में पाए जाने वाले आर्द्र भूमि क्षेत्रों के बारे में भी पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो कल झील, आर्द्र भूमि क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जब वो समाप्त हो जाएगा फिर हम बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, फिर बिहार की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।